गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में कि हम कुछ वंश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वो वंश थे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य। जो फर्स्ट वंश हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मौर्य वंश। ये इम्पॉर्टेंट भी है। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हय्यर वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब आता है मौर्य वंश की स्थापना। देखिए, ईसा पूर्व 326 की बात बता रहा है ये। मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासन आरूढ़ था। यानी कौन बैठा हुआ था? घनानंद। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था, यानी सिकंदर के भी आक्रमण हो रहे थे उस समय। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। ऐसा आय कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही यह अवसर भी आया और भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले शासक का नाम आपको पता चल गया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। चंद्रगुप्त के बारे में बता रहे हैं आपको। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन बना वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था, तो उसका नाम है घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो जिस यूनानी शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस ने जिस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था उसका नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मेगस्थनीज। आगे देखिए, चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, गंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। एक क्वेश्चन और निकल कर आता है और वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? वो है भद्रबाहु। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। तो जो उसने अपने शरीर का परित्याग किया वो कहाँ किया? श्रवणबेलगोला में, और 298 ईसा पूर्व। अब आता है नेक्स्ट बिंदुसार। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था। तो एक क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम क्या था? बिंदुसार, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। क्या संज्ञा दी गई थी उसे? अमित्रोचेट्स। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब आपको ये इन दोनों राजदूतों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। एक तो डायमेकस नामक राजदूत था जो किसने भेजा था? एंटीयोकस प्रथम ने भेजा था। और दूसरे राजदूत का नाम डियानीसियस था जिसे किसने भेजा था? मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने भेजा था।
आगे आता है आपका अशोक। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। तो कौन से अभिलेख हैं जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है? तो वो हैं मास्की तथा गुज्जरा अभिलेखों में। अभिलेखों में अशोक देवनामपीय तथा देवनामपीय दस्यु उपाधियों से विभूषित है। किन उपाधियों से? देवनामपीय और देवनामपीय दस्यु उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। ये आपके तीनों शासक हमने पढ़ लिए मौर्य वंश के। आगे देखिए, अशोक के राज्य के बारे में आगे कुछ बता रहे हैं। वो है राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। आगे देखिए, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर आक्रमण का समय 261 ईसा पूर्व, और वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। अब देखिए, यहाँ कलिंग में बताया है आपको कि कलिंग पर आक्रमण के समय 1 लाख लोग मारे गए थे। तो ये जो व्यापक नरसंहार हुआ था, अशोक को उसने विचलित कर दिया था। फलतः उसने क्या किया? शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तौसाली बनाई गई। श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भैरव घोष के स्थान पर धम्मघोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। राजतरंगिणी जो कल्हण ने लिखी थी, उसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आ गया। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम क्या क्या थे? सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। रुम्मनदेही अभिलेख से विदित होता है। अब रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में बताने इसमें बताया जा रहा है, वो आपको ध्यान रखना है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्या और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अब देखिए, कुछ शब्द हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जो सभी आ रहे हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला आता है धम्म। धम्म क्या था? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। तो आया समझ में कि धम्म क्या है? कि अशोक ने कुछ आदर्शों का प्रतिपादन किया था, किस लिए? मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए। उन्हें क्या कहा गया? धम्म। अब वो नैतिक आदर्श कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अशोक ने धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की परिभाषा 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार अब वो आदर्श बता रहा है। देखिए, पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। आगे देखिए, आगे भी वो इसका वर्णन कर रहा है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, पवित्रता बनाए रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना,
या ध्यानशील होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तो आगे समझ में धम्म को आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय को भी कम संग्रह करना और कम खर्च करने का भी विधान है। भाब्रू शिलालेख में बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म व संघ, उनके प्रति भी अपनी आस्था प्रकट की है। आगे देखिए, सांची व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। अब देखिए बेटा, दूसरा वर्ड आता है वो है धम्म यात्रा। इसमें अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। उन विहार यात्राओं में क्या बता रहे हैं, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्णदान किया जाता था। तो आपको अभी धम्म यात्रा समझ में आ गई, इसको भी याद आपको करना है। जैसे धम्म को याद करना है, ऐसे भी धम्म यात्रा को भी आपको याद करना है। अनुसंधान देखिए, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों जैसे प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। ये भी आपको वर्ड याद रखना है, इसका मीनिंग भी आगे याद रखना है आपको। अगला आता है धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। आगे देखिए, अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। तो प्रथम शासक जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया तो अशोक, जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि अशोक के जो अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं उनका नाम बताइए। तो मनसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त जो उसके अभिलेख हैं, ये मनसेरा और शहबाजगढ़ी वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो पहली सफलता मिली वो किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। ताम्रपर्णी के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाम पिया की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। और अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अगला जो आता है वो है अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। तो अशोक की आपको मृत्यु यहाँ पर बता दी। आगे देखिए, अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्य ध्यान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोग कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथों में आ गया था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। अब नेक्स्ट, वृद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम वृद्रथ। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। अब ये शुंग वंश पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको अपनी SW कॉपी में भी करना है और याद भी करना है।